So question number 7, chapter number 2. A uniform rod 1 meter long. कहते हैं हमारे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसकी लेंथ इज 1 मीटर. So first is data. The length of the rod is 1 meter. Next is, with a weight of 6 Newton, can be spotted in a horizontal position on a sharp edge. जो उसका वेट है वो हमारे पास 6 न्यूटन है. तो हम लेंगे एफ आर, या इसको आप डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, विच इज 6 न्यूटन. This is the weight of the uniform rod and the length of the rod is 1 meter. Next is, with a weight of 10 Newton and 15 Newton suspended from its end. और एक एंड पे आपने 10 न्यूटन का वेट हैंग किया हुआ है और दूसरे एंड पे, जैसे इस पिक्चर में देखें, राइट साइड पे 10 न्यूटन का वेट अटैच है और लेफ्ट साइड पे 15 न्यूटन का वेट आपने अटैच किया हुआ है. सो जो लेफ्ट साइड पे है उसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है F1. F1 is 15 Newton and F2 is 10 Newton. F1 is 15 Newton and F2 is 10 Newton. Now we have to find what is the position of point of balance, कि किस पॉइंट पे हम उसको बैलेंस करेंगे, कि ये जो हमारे पास पिवट है वो किस पोजीशन पे होना चाहिए. ठीक है, तो हमने फाइंड क्या करना है, पोजीशन ऑफ बैलेंस. पॉइंट इज पोजीशन ऑफ बैलेंस, कि किस पॉइंट पे आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगा. ये जो नीचे शार्प एज रखा हुआ है उसकी क्या पोजीशन होगी, पोजीशन ऑफ बैलेंस, मतलब x हमने फाइंड आउट करना. नेक्स्ट इज, अब देखें यहाँ पे हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, मतलब सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम जो है वो हमने अप्लाई करना है. तो अगर आप फिगर को देखें तो यहाँ पे ये मैंने पिवट को रखा हुआ है, में जो वेज है, और एक वेट इस साइड पे है जो कि उसकी वैल्यू है 15 न्यूटन, और जो दूसरा वेट है वो हमने 10 न्यूटन का है. अब देखें जो यहाँ पे हमने ये पिवट पॉइंट वेज रखा हुआ है वो 15 के करीब है और 10 से हमने सारा अवे बनाया हुआ है. तो उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि हमें पता है कि टॉर्क जो होती है, टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ. तो अगर फोर्स मतलब एफ की वैल्यू कम है तो आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़्यादा. इफ़ एफ इज स्मॉल तो हमें आर की वैल्यू ज़्यादा करनी चाहिए ताकि जो टॉर्क है वो बैलेंस हो सके. अब क्योंकि देखें राइट साइड पे वेट फोर्स कम है तो हमने मोमेंट आर्म बढ़ा दिया, और लेफ्ट साइड पे 15 न्यूटन है, फोर्स ज़्यादा है, तो इसलिए मोमेंट आर्म हमने स्मॉलर रखी है. और यहाँ पे अब जो टॉर्क्स हैं वो अब हमने चेक करनी है कितनी टॉर्क लग रही है. तो नेक्स्ट इज सॉल्यूशन. तो यहाँ पे हमने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगाना है, जो कि क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क is equals to clockwise torque. Clockwise torque मतलब clockwise moment must be equals to anti clockwise moment होगा, तभी ये मीटर रॉड जो है वो उस पर बैलेंस होगा. अब हमने चेक करना है कि यहाँ पे क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कितनी लग रही हैं. उसके लिए हमने, जैसे इस फिगर को देखें तो 10 न्यूटन की 15 न्यूटन जो है, इसकी वजह से जो टॉर्क है
वो बेसिकली आपके पास 15 न्यूटन की वजह से जो टॉर्क होगी वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, जबकि 10 न्यूटन की वजह से जो टॉर्क होगी वो हमारे पास क्लॉकवाइज होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो 15 न्यूटन है उसकी वजह से जो टॉर्क है वो क्लॉकवाइज, और जो 10 न्यूटन है उसकी वजह से जो टॉर्क होगी वो क्लॉकवाइज होगी। जैसे इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट इज, अगर हम इसको देखें 10 न्यूटन की वजह से जो टॉर्क होगी वो क्लॉकवाइज होगी। अब क्योंकि जो वेज है वो हमने सेंटर मिड में नहीं प्लेस किया हुआ, तो यहाँ पे जो इसका वेट है उसकी वजह से भी टॉर्क लग रही होगी। तो क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो 2 होंगी, ठीक है। एक तो वेट की वजह से मीटर रॉड के, और दूसरा जो आपने वेट हैंग किया हुआ है उसकी वजह से भी टॉर्क लग रही है। तो क्लॉकवाइज टॉर्क कितनी है? 2 है, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो सिर्फ 1 एक्ट कर रही है। अब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज एफ, उसको हमने फोर्स लिया हुआ है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। तो इसके डिस्टेंस को हम कह देते हैं कि पिवट से कितना है, एक्स है, एक्स मल्टीप्लाई बाय F1। दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अब दूसरी साइड पे आ जाएं, तो दूसरी साइड पे क्लॉकवाइज मोमेंट 2 चीज़ों की वजह से है। एक तो जो वेट 10 न्यूटन का लगा हुआ है उसकी वजह से, और उसका डिस्टेंस हमारे पास है, अगर हम पिवट से देखें तो ये हमारे पास बनेगा 1 माइनस एक्स, 1 न्यूटन माइनस एक्स, क्योंकि x तो उस साइड पे हो गया, तो 1 मीटर की लेंथ है ना, तो 1 मीटर में से अगर आप x को माइनस कर दें तो वो आएगा 1 माइनस एक्स, और इसके साथ हम लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय F2 प्लस एक इसके वेट की वजह से टॉर्क लग रही है जिसको हमने FR लिखा हुआ है, फोर्स को, बेशक आप इसको वेट ही लिखते हैं। तो ये बन जाएगी हमारे पास, टोटल मिड से डिस्टेंस होगा उसका 0.5, तो ये हमारे पास डिस्टेंस बनेगा, डिस्टेंस इज 0.5 माइनस एक्स, और साथ आ जाएगा F मल्टीप्लाई बाय FR। तो अब दोबारा ज़रा देखें, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लग रही है 15 न्यूटन की वजह से लेफ्ट साइड पे जो है, तो उसका डिस्टेंस है पिवट से x लेट कर लेते हैं, तो वो बन जाएगा F1 मल्टीप्लाई बाय F1, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला होता है R क्रॉस F। अब राइट साइड पे आ जाए, यहाँ पे 2 टॉर्क्स लग रही हैं, एक 10 न्यूटन वाले वेट की वजह से, तो उसका जो पिवट से डिस्टेंस होगा, क्योंकि हमें पता है टोटल डिस्टेंस है 1 मीटर, तो हमने 1 मीटर लिखा, और साथ हमने क्या लिख दिया है, माइनस एक्स, क्योंकि 1 में से x निकाल देंगे तो हम पिवट वाली जगह पे आ जाएंगे फ्रॉम राइट साइड से, और साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है F2 से। नेक्स्ट इज प्लस 0.5 माइनस एक्स, क्योंकि मिड से तो उसका डिस्टेंस, क्योंकि हमने तो फोर्स लेनी है ना, वेट से यहाँ तक का डिस्टेंस देखना है, तो 0.5 में से 0.5 में से x माइनस कर दें तो ये वाली पोजीशन हमारे पास आ जाएगी, 0.5 माइनस एक्स इंटू FR। नेक्स्ट इज, अब इसकी वैल्यूज पुट कर दें, तो x की वैल्यू तो हमें नहीं पता, तो इसको तो हम x ही रहने देंगे, मल्टीप्लाई बाय F1, F1 इज 15, दूसरी साइड पे आ जाए 1 माइनस एक्स, ये भी x एज इट इज रहेगा, F2 जो है वो हमने 10 न्यूटन लिया हुआ है, प्लस नेक्स्ट इज 0.5 माइनस एक्स एज इट इज, माइनस एक्स एज इट इज, इनटू FR, FR इज द वेट, तो ये बेसिकली क्या है, वेट है, और वेट हमें क्वेश्चन में गिवन है 6 न्यूटन, तो हमने इसके साथ 6 लिख देना। अब अगर हम ब्रैकेट्स को ओपन करें तो ये बन जाएगा 15x इस साइड पे, और ये बन जाएगा 10 माइनस 10x प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 6
इज 3 माइनस 6x आ जाएगा। जस्ट हमने ब्रैकेट्स को ओपन किया। अब यहाँ पे आ जाएगा 15x इक्वल्स टू 10 प्लस 3 इज 13 माइनस 16x। अब 16x को हम राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे ये माइनस है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। 15x प्लस 16x इज इक्वल्स टू 13। तो ये हमारे पास बन गया 31x विच इज इक्वल्स टू 13। तो x इज इक्वल्स टू 13 ओवर 31, जो कि हमारे पास आंसर बन जाएगा 0.419 मीटर। 0.419 मीटर, दिस इज द आंसर। सो एक दफ़ा इसको हम अगेन रिवाइज कर लेते हैं। इसको मैं ज़रा रेज कर देता हूँ। हमारे पास एक मीटर रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर और उसका वेट इज 6 न्यूटन, और हमने एक साइड पे लेफ्ट साइड पे लेट्स सपोज 15 न्यूटन हैंग है और राइट साइड पे 10 न्यूटन का वेट अटैच किया होगा। तो जहाँ पे वेट ज़्यादा होगा वहाँ पे हमने मोमेंट आर्म क्या रखनी है, कम रखनी है, ताकि दोनों साइड की टॉर्क क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो इसीलिए हमने जो ये वेज है इसको हमने नियर 15 मीटर के जो है वो हमने करीब रखा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखें, वेज को हमने 15 मीटर के क्लोज रखा हुआ। अब इसी पिक्चर को मैं अगर दोबारा आपको ऐसे समझाऊं तो ये हमारे पास इस तरह बनेगी कि ये एक मीटर रॉड है जिसकी लेंथ कितनी थी 1 मीटर, ठीक है। तो ये इसका मिड है, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और वेट कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड। और अगर आप 1 मीटर का हाफ कर दें तो इस साइड से भी डिस्टेंस कितना बनेगा 0.5, और दूसरी साइड से भी डिस्टेंस कितना बन जाएगा, हाफ ऑफ 0.5 मीटर। और एक साइड पे मैंने 15 न्यूटन का वेट अटैच किया हुआ, इस साइड पे 15 न्यूटन का वेट अटैच है, जबकि दूसरी साइड पे 10 न्यूटन का वेट अटैच हुआ हुआ। तो अब देखें, एक साइड पे वेट ज़्यादा है, दूसरी साइड पे वेट कम है, तो हमें जो वेज है या जिसको आप पिवट पॉइंट कहते हैं, फिक्स पॉइंट, वो हमें कहाँ पे प्लेस करना चाहिए, जहाँ पे फोर्स ज़्यादा है उसके क्लोज, ताकि दोनों साइड्स पे टॉर्क क्या हो जाए, सेम हो जाए। बिकॉज टॉर्क जो होती है वो होते है टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। अगर एक साइड पे फोर्स ज़्यादा है तो उसका मोमेंट आर्म क्या कर देंगे, हम कम करना चाहिए, ताकि दोनों साइड्स पे टॉर्क क्या हो, इक्वल हो। तो इसीलिए हमें उस जो शार्प एज है उसको नियर 15 मीटर के प्लेस करना चाहिए। अब हम कहते हैं कि यहाँ से हम इस 15 से लेके इधर तक के डिस्टेंस को हम कह देते हैं x, कि हमें नहीं पता कि कहाँ पे रखना है, लेकिन इसके नज़दीक नज़दीक रखना। और इस 10 से लेके 10 वाले वेट से लेके इस एज तक जो डिस्टेंस होगा उसको हम ले लेंगे, क्योंकि हमें पता है टोटल डिस्टेंस होता है 1 मीटर। तो 1 मीटर में से x को निकाल दें तो 1 माइनस x, तो ये इसका डिस्टेंस आ जाएगा फ्रॉम द पिवट पॉइंट। और अब आ जाते हैं वेट की बारी। तो ये देखें, ये हाफ है ना, इस साइड को हम क्या कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, तो ये इसके मिड में है। तो 0.5 में से x माइनस कर दें, 0.5 माइनस x, तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसके डिस्टेंसेस फाइंड किए। डिस्टेंसेस कहते हैं या मोमेंट आर्म कहते हैं फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। तो ये डिस्टेंस आगे फोर्सेस हमें गिवन है, क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हमने लगाया और उससे आंसर निकाला। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2.8 डाटा। A 4 meter long uniform ladder with a weight of 120 न्यूटन। कहते हैं एक लैडर है जिसकी लेंथ हमारे पास है 4 मीटर एंड वेट इज 120 न्यूटन। वेट इज 120
न्यूटन, लीन्स अगेंस्ट अ वॉल मेकिंग एन एंगल ऑफ 70 डिग्री, और एंगल कितना वो बना रही है 70 डिग्री अबव अ सीमेंट फ्लोर एज शोन इन फिगर, मतलब ग्राउंड के साथ उसका एंगल 70 डिग्री है। अज्यूमिंग दैट द वॉल इज फ्रिक्शनलेस बट द फ्लोर इज नॉट, मतलब वॉल की वजह से कोई फ्रिक्शन नहीं है लेकिन जो फ्लोर है उसकी वजह से फ्रिक्शन होगी, और आगे हम इस फ्रिक्शन को यूज भी करेंगे। डिटरमाइन द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द लैडर बाय द फ्लोर, फ्लोर का मतलब ग्राउंड, एंड बाय द वॉल। दो चीजें आपने फाइंड करनी है, एक आपने फाइंड करनी है फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल, ए में फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल, और बी पार्ट में फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड। तो हमारे पास इसमें दो क्वांटिटीज आ जाती हैं जो कि अभी मिसिंग है, एक फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल और दूसरी है फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, तो इसमें सॉल्यूशन में हम अलोंग इस डायग्राम को हम ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, अलोंग एक्स एक्सिस एंड अलोंग वाई एक्सिस। एक साइड पे मैं लिख देता हूं अलोंग एक्स एक्सिस, और दूसरी साइड पे हम इसको इसी क्वेश्चन को अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। अब अगर आप फिगर को देखें तो अलोंग एक्स एक्सिस कितनी फोर्सेस लग रही हैं, दो फोर्सेस लग रही हैं। एक देखें, ये वॉल है, ये इसको इधर की तरफ पुश कर रहा है, तो ये है फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल जो कि टूवर्ड्स लेफ्ट एक्ट कर रही है। और अब बॉटम पे आ जाएं, यहाँ पे ये बॉटम जहाँ पे ए लिखा हुआ है, अब जो ग्राउंड है ना वो उसके ऑपोजिट उसको क्या करवाएगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगी। जैसे एक्शन और रिएक्शन होते हैं, अगर एक्शन हम कह देते हैं कि एक्शन इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल टूवर्ड्स लेफ्ट, तो उसका जो रिएक्शन होगा वो होगा फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन टूवर्ड्स राइट। तो हम यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस एक फोर्स लग रही है फोर्स ड्यू टू वॉल, और दूसरी फोर्स है फोर्स ड्यू टू रिएक्शनल फोर्स, और ये दोनों इक्वल है, इसलिए लेडर जो है वो अपनी जगह पे है, वो मूव नहीं कर रही। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो फोर्स है अलोंग फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल या फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्रिक्शन, इट इज अलोंग एक्स एक्सिस। एफ वॉल इज इक्वेशन नंबर 1। अभी हमने चेक किया है कि फोर्स एक्सर्टेड अलोंग एक्स एक्सिस। अब हमने नेक्स्ट फाइंड करना है फोर्स ड्यू टू फोर्स अलोंग वाई एक्सिस। अब इसी पिक्चर में दोबारा आ जाए तो यहाँ पे देखें, एक फोर्स लग रही है वाई के लॉन्ग इस लेडर का वेट जो कि डाउनवर्ड लग रहा है, और एक फोर्स ग्राउंड लगा रहा है जो कि अपवर्ड लग रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक एफ वाई फोर्स ड्यू टू ग्राउंड विच इज अपवर्ड एंड फोर्स ड्यू टू द वेट विच इज डाउनवर्ड, और ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो y के लॉन्ग फोर्स है वो वेट है विच इज इक्वल्स टू 120 न्यूटन। अब इसमें हमने फर्स्ट कंडीशन अभी लगाई है कि लेडर अभी स्टिल अपनी जगह पे है, उसका मतलब है जितनी फोर्सेस लग रही हैं, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जो हम पढ़ते हैं, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस मस्ट बी इक्वल्स टू 0 एंड सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस should be equals to 0। इसमें हमने x एक्सिस के अलोंग देखा है वॉल फोर्स लगा रही है, और y एक्सिस के अलोंग ग्राउंड अपवर्ड लगा रहा है, और वेट कहाँ लग रहा है डाउनवर्ड, दोनों इक्वल हैं तो इसलिए 120 न्यूटन है। जितनी फोर्सेस x एक्सिस के अलोंग है दोनों साइड्स पे वो भी सेम है, और y एक्सिस पे भी जो फोर्सेस लग रही हैं उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसीलिए वो वॉल जो लेडर है वो अपनी जगह पे स्टिल है। नेक्स्ट इज, अब आ जाते हैं सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम।
Next is now by second condition for equilibrium, second condition of equilibrium, we have sum of all the torque acting on a body must be equals to 0, तब ही लैडर जो है वो बैलेंस्ड होगा। अब हम इसकी एक अलग पिक्चर बना लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लैडर आ गया और इस तरह से हम इसकी ये लैडर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो मिड पॉइंट होगा वहाँ पे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब वेट एक्ट कर रहा होगा, विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड। तो वेट कहाँ पे एक्ट कर रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। और इसकी जो राइट साइड है उस साइड पे हम वॉल बना लेते हैं कि ये हमारे पास इस साइड पे वॉल है, ये वॉल आ गई, सेम जो ऊपर वाली पिक्चर है। अब हमने इसको आगे सॉल्व करना है, इसीलिए इसकी सिंबल्स वगैरह थोड़े से मैं चेंज करूँगा। और यहाँ पे एक फोर्स लग रही है वॉल की वजह से टूवर्ड्स राइट, इसको हमने लिखा था F W। और सेम फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है टूवर्ड्स, सॉरी वॉल वाली टूवर्ड्स लेफ्ट है और फ्रिक्शनल फोर्स है टूवर्ड्स राइट। और y के लॉन्ग एक फोर्स अपवर्ड लग रही है और एक फोर्स हमने पहले ही ड्रॉ कर ली है वेट जो कि डाउनवर्ड लग रहा है। तो फोर्स एक तो अपवर्ड आ जाएगी, ये आ जाएगी F Y, और एक वेट है जो कि डाउनवर्ड है। तो अब देखें जो रेड वाली हैं ये अलोंग x एक्सिस और ब्लू एंड ग्रीन वाली जो फोर्सेस हैं वो अलोंग y एक्सिस है। नेक्स्ट इज अब आ जाते हैं टॉर्क ले लेते हैं। इसके लिए हम एक और डायग्राम बनानी पड़ेगी, उसको हम ऐसे बनाते हैं कि इस एंड को हम नाम दे देते हैं A का, और ये अपर एंड जो होगा इसको हम B कह देते हैं, इस वाले एंड को हम कह देते हैं C, और ये जो यहाँ पे वेट है इसको हम कह देते हैं D, और इसको आप F कह दें, और यहाँ पे एक एंड आएगा इसको हम E कह देते हैं। सिंबल आप जो मर्जी ले लें, जैसे इस पिक्चर में मैंने A B C D E F लिए हुए हैं, ठीक है। अब इन्हीं सिंबल्स को लेके आगे हमने इसको सॉल्व करना है। तो अगर हम दोबारा से लेडर बनाएं और टॉर्क को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो बीच में इसका वेट आ जाएगा, ठीक है। और पॉइंट A को मैं सेट कर लेता हूँ, ये पॉइंट A है और यहाँ पे पॉइंट B है। अब पॉइंट A को हम कंसीडर करते हैं कि ये पिवट पॉइंट है, तो वेट की वजह से टॉर्क लगेगी और वो टॉर्क होगी इस तरह से क्लॉकवाइज। फिक्स पॉइंट ये है ना, इसके अराउंड बॉडी ने रोटेट करना है A के अलाउंड। तो ये वेट है विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड और उसकी वजह से जो टॉर्क है वो होगी क्लॉकवाइज, और जो B पॉइंट है उसकी वजह से जो टॉर्क होगी वो होगी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगी। तो यहाँ पे B पे जो फोर्स लग रही है वो है फोर्स ड्यू टू वॉल, और जो वेट है वो तो डाउनवर्ड वर्टिकली लग रहा है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे टॉर्क ड्यू टू वॉल, वो किसके इक्वल हो जाएगा? टॉर्क ड्यू टू वेट। ये दोनों इक्वल होंगे तब भी वो जो लैडर है वो बैलेंस्ड होगी। जैसे हमने पहले फर्स्ट कंडीशन लगाई थी, अब हम सेकंड कंडीशन लगा रहे हैं। नेक्स्ट इज अब टॉर्क का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? R क्रॉस F एंड दिस इज ड्यू टू वॉल, और दूसरी साइड पे R क्रॉस F, और ये किसकी वजह से है? वेट की वजह से टॉर्क लग रही है। तो एक साइड पे टॉर्क वॉल की वजह से है और दूसरी साइड पे टॉर्क वेट की वजह से है। जो वॉल की वजह से टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज, और जो वेट की वजह से टॉर्क लगेगी वो क्लॉकवाइज होगी। अब अगर ये जो फिगर मैंने साइड पे बनाई हुई है इसमें हमें पता है टॉर्क
आर क्रॉस एफ होता है, इसको हम आर एफ साइन थीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और आर जो होता है वो मोमेंट आर्म है। मोमेंट आर्म होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन पिवट एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अगर इस फिगर में देखें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ए ई आपने लेना है और साथ मल्टीप्लाई बाय एफ वॉल आ जाएगा। और दूसरी साइड पे जो डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो होगा ए डी मल्टीप्लाई बाय एफ ड्यू टू वेट। अब ए ई जो है यहाँ पे परपेंडिकुलर इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे अगर आप फिगर में देखें तो ये एंगल 90 बन रहा है, जबकि इस नीचे वाले में देखें तो यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो हमने टॉर्क में परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है, इसलिए हमने ए ई वाली लाइन ली है और इधर ए डी वाली ली है। ये लेडर के अलॉन्ग नहीं ले लेना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है जो 90 का एंगल बना रहा हो फोर्स के साथ और मोमेंट आर्म के साथ। नेक्स्ट इज, अब ए ई और फोर्स हमने कौन सी ली है, फोर्स ड्यू टू वॉल, और टॉर्क में आपने पढ़ा होता है साइन ऑफ थीटा। और इस साइड पे आ जाएं, ए डी इंटू फोर्स ड्यू टू वेट साइन ऑफ थीटा। अब दोनों साइड से जो साइन थीटा है उसको हमने क्या कर देना है, कैंसिल। जब आप कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास ये साइन थीटा और ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। ए बी इक्वल्स टू ए बी मल्टीप्लाई बाय एफ ड्यू टू वॉल, इसको बेशक आप ब्रैकेट में लिख लें। और इस साइड पे ए डी मल्टीप्लाई बाय फोर्स ड्यू टू वेट। नेक्स्ट, अब हमने यहाँ पे पहले ए ई और ए डी की वैल्यूज क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो ए बी हमारे पास, अगर आप फिगर को देखें तो सॉरी यहाँ पे ए ई आएगा, ये ए ई यहाँ पे आएगा। इधर भी ए ई लिखना है आपने और यहाँ पे भी ए ई आ जाएगा। नाउ पहले हम ए ई की वैल्यू फाइंड करते हैं। ए ई इज इक्वल्स टू ए बी साइन ऑफ 70 डिग्री, ए बी साइन ऑफ 70 डिग्री। अब ये कैसे 70 डिग्री आया हमारे पास, अगर आप फिगर को देखें तो ए ई किसके इक्वल है, ए ई इज इक्वल्स टू बी सी के इक्वल आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम फिगर बना लें, अगर आप ए ई वाली लाइन देखें जिसमें मैं ये दो डैश लगा रहा हूँ, ए बी और बी सी दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब है ये ए बी का कौन सा कंपोनेंट होगा, ये ए बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, ए बी साइन ऑफ थीटा वाला कंपोनेंट होगा। क्योंकि हमने जस्ट क्या किया, ए ई की जगह पे इस साइड पे आ गए हैं बी सी, क्योंकि ए ई इज इक्वल्स टू, अगर इस फिगर में देखें तो ए ई इज इक्वल्स टू बी सी होगा। तो हमने कहना है कि ये ए बी का कौन सा कंपोनेंट है, साइन थीटा वाला कंपोनेंट है। तो हमने लिखा ए बी साइन ऑफ थीटा विच इज इक्वल्स टू, अब ए बी की वैल्यू है 4 साइन ऑफ 70 डिग्री, साइन 70 डिग्री, जो कि आपके पास आंसर आएगा 0.939। ये ए ई का आंसर आया। इसी तरह अब हम ए डी निकालेंगे, फिगर को आप साथ साथ देखते जाएं। ए डी इज इक्वल्स टू, वो हमारे पास, अगर आप ये ट्राइंगल देखें, ए डी वाले को जस्ट स्कोर करें तो ये यहाँ पे ए है, यहाँ पे एफ है और यहाँ पे डी है। तो ये बच्चे ए डी जो है वो ए एफ का कौन सा कंपोनेंट होगा, कॉज वाला कंपोनेंट। तो हम कहते हैं कि ए डी जो है इट इज ए एफ का कॉज कंपोनेंट होगा।
कॉज ऑफ थीटा आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए डी इज इक्वल्स टू ए एफ कॉज ऑफ 70 डिग्री, कॉज ऑफ 70, जबकि ए एफ 4 का हाफ हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, कॉज ऑफ 70 डिग्री। अब आप इसको सॉल्व करें, आंसर आएगा 0.684। तो देखें दोबारा से, ए ई जो है वो ए बी का साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा, जबकि ए डी जो है वो ए एफ का कॉस 70 वाला, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होगा, अगर आपको फिगर समझ आ जाए। नेक्स्ट इज, यहां से हमारे पास ए डी और ए बी की, ए ई एंड ए डी की वैल्यूज आ गई हैं। इनको हम ऊपर इक्वेशन में पुट कर देते हैं। यहां पे हम इसको पुट अबव, और कहां पे पुट करनी है, ये वाली वैल्यूज हमने इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। यहां पे हमने वैल्यूज पुट करनी है। तो ए ई की वैल्यू आई है हमारे पास 0.939, और एफ वॉल वो तो हमने फाइंड करना था, फोर्स ड्यू टू वॉल वो भी हमने फाइंड करनी है। दूसरी साइड पे आ जाएं, ए डी जो है वो 0.684 है, और एफ डब्ल्यू वे जो है वो हमें गिवन था 120 क्वेश्चन में। अब फोर्स ड्यू टू वॉल वो हमारे पास आ जाएगी 0.684 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइडेड बाय, इसको आपने किससे डिवाइड कर देना है, 0.939 से। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा एफ वॉल इज इक्वल्स टू फोर्स ड्यू टू वॉल इज इक्वल्स टू, वो आ जाएगा हमारे पास 21.85 न्यूटन। और हमें पता है जो वॉल फोर्स लगा रही है, फोर्स ड्यू टू वॉल, इट इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो एफ एक्स की वैल्यू आ गई है 21.85 न्यूटन, और एफ वाई की तो ऑलरेडी हमें गिवन है 120 न्यूटन। नाउ अब अगर आपने मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला एफ इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। अब इसको आप वैल्यूज पुट करें तो एफ इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एफ एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज 21.85 square plus Fy is 120 square. So force become 121.9 Newton, which is equals to 122 Newton. This is the answer. तो इसमें हमने, आपको डायग्राम का पता होना चाहिए, स्पेशली ये जो मैंने नीचे ड्रॉ किया कि ए ई जो है वो बी सी के इक्वल होगा, और इसी तरह आपने ए बी का वो साइन थीटा वाला कंपोनेंट है, और ए डी जो है इट इज ए एफ कॉस थीटा कंपोनेंट। इससे आपने इसको सॉल्व करना। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 data. The uniform beam support the load of 200 kg. कहते हैं कि एक यूनिफॉर्म बीम है, द mass of uniform beam is 450 kg, capital M. The mass of uniform beam is 450 kg. Support the load of 220 kg, और उस पर आपने 220 kg का लोड अटैच किया हुआ। mass of load is small m, which is 220 kg.
तो यहाँ पे देखें एक बीम है, ये जो आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट रॉड सा नज़र आ रहा है पिक्चर में, ये बीम है जिसका मास कितना है 450 kg। और इसके साथ हमने ये नीचे एक और लोड अटैच किया हुआ है जिसका मास कितना है 220 kg। अब जब मास हमें गिवन है तो अब हम इनका वेट फाइंड कर सकते हैं। तो वेट ऑफ बीम, उसके लिए हम W वेट ऑफ बीम WB लिख देते हैं, और वेट का फॉर्मूला होता है mg। सो 450 मल्टीप्लाई बाय 9.8। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर न्यूटन में आएगा, विच इज 4410, विच इज इक्वल्स टू 4410 न्यूटन। This is the weight of beam. Same, the weight of load, which is equals to 220 multiply by 9.8। तो आप 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2156 न्यूटन। तो अभी तक हमें बीम का मास गिवन है विच इज़ 450, और उसके साथ आपने एक लोड अटैच किया हुआ है 220 kg। तो मैसेज गिवन थे तो हमने उनसे उनका वेट फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट इज डिटरमाइन द रिएक्शन एट द स्पोर्ट्स। तो आपने बताना है कि जो इनकी स्पोर्ट है, अगर आप इस पिक्चर में देखें तो एक स्पोर्ट तो ये वाली जहाँ पे ए लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने इस बीम को सपोर्ट किया हुआ है, और दूसरा इस एंड पे बी जहाँ पे, मतलब दो स्पोर्ट के ऊपर ना आपने एक बीम को प्लेस किया हुआ है। तो आपने बताना है कि ये दोनों स्पोर्ट ए और बी इस बीम पे ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगा रही होंगी। ठीक है, तो उसके लिए हमने कंसीडर कर लेना है कि पॉइंट ए जो है ना वो फिक्स्ड है। तो हमने फाइंड क्या करना है, बेसिकली फाइंड द रिएक्शन फोर्स आर ए, रिएक्शनल फोर्स आर ए फाइंड करनी है, एंड नेक्स्ट हमने रिएक्शनल फोर्स आर बी फाइंड करनी है। दो चीज़ें इसमें हमने फाइंड करनी है कि ये जो नीचे हमने बीम ए प्लेस किया हुआ है यहाँ पे सपोर्ट, ये ऊपर की तरफ कितनी फोर्स लगा रहा है। सेम ये जो सपोर्ट है बी वाली, ये ऊपर की तरफ कितनी फोर्स लगा रही है। एक को हमने आर बी कह देंगे और दूसरे को आर ए। इन दोनों की वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है। तो नेक्स्ट इज यहाँ पे हम अब इसको अपने फिगर से ही ज़्यादा इसका डाटा कैलकुलेट करना। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशन में हम लिखते हैं बाय सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी शुड बी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे टॉर्क क्लॉकवाइज भी लग रही हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी लग रही हैं। अब हमने देखना है क्लॉकवाइज किसकी वजह से है और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क किसकी वजह से है। तो पहले तो हम लिख लेते हैं सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क शुड बी इक्वल्स टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी इक्वल्स टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अब पहले तो हम देखते हैं कि क्लॉकवाइज टॉर्क किन की वजह से, और इसमें आपने ना पॉइंट ए को हमने ना फिक्स कंसीडर कर लेना। वी कंसीडर पॉइंट ए एज अ फिक्स पॉइंट। फिर उसके अराउंड हम बॉडी को क्या करेंगे, रोटेट करवाएंगे। तो इसको ज़रा मैं ट्रेस कर देता हूँ। सो फर्स्ट वी कंसीडर पॉइंट ए इज अ पिवट पॉइंट। अब उसके अराउंड हमने कैलकुलेशन करनी है। तो अगर आप इस फिगर में देखें तो पॉइंट ए को मैं ले रहा हूँ बच्चे पिवट, फिक्स पॉइंट है। अब देखें एक तो बीम का वेट मतलब मिड में लग रहा है और वो आपके पास है वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। और दूसरा ये जो आपने लोड लगाया हुआ है, ये वाला लोड जो है
ये भी, इसका वेट भी वर्टिकली डाउनवर्ड लगा। तो इन दोनों की वजह से जो टॉर्क होंगी, इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी, ये क्लॉकवाइज होंगी। तो पहले तो हम इनकी टॉर्क लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टॉर्क ड्यू टू वेट एंड टॉर्क ड्यू टू लोड आर क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे टॉर्क का आपको फॉर्मूला आना चाहिए, टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ होता है, ठीक है। आर इज द मोमेंट आर्म एंड मोमेंट आर्म इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पिवट एंड द फोर्स। अब सबसे पहले हम लिखते हैं टॉर्क ड्यू टू वेट एंड टॉर्क ड्यू टू लोड आर क्लॉकवाइज। तो अब इनका फॉर्मूला, अब देखें टॉर्क ड्यू टू वेट, पहले अगर हम देखें तो हम इसका डिस्टेंस, क्योंकि अगर आप फिगर देखें तो टोटल जो बीम की लेंथ है ना वो 8 मीटर है। द लेंथ ऑफ बीम इज 8 मीटर। 8 मीटर का जब आप हाफ कर देते हैं तो वो 4 बन जाएगा, और वेट मिड पॉइंट पर एक्ट कर रहा होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो द बीम, वेट ऑफ बीम इज एट 4 मीटर। तो इसका डिस्टेंस तो हमें पता चल गया कि ये इस ए वाले पिवट से कितना दूर है, 4 मीटर अवे है, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर में है 4 मीटर इज अवे फ्रॉम पॉइंट ए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लॉकवाइज वाली जगह पे 4 मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ बीम, अभी हम ऐसे ही चले लिख देते हैं, और प्लस एक और टॉर्क लग रही है ड्यू टू लोड। और वो अगर आप फिगर में देखें कि ये जो बीम है ये यहाँ से बी से 2.4 मीटर अवे है। तो 8 में से 2.4 आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 8 में से आपने 2.4 माइनस कर देना है। तो हमारे पास जो लेंथ आ जाएगी वो फिगर में गिवन है 5.6 है। तो इस जगह पे अगर आप आ जाएं तो ये हमारे पास होगा 5.6 इसका डिस्टेंस। तो यहाँ पे फिगर में गिवन है 5.6 मीटर है, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ लोड, वो हम लगा देते हैं, इज इक्वल्स टू, ये बेसिकली टॉर्क का फॉर्मूला है। ये देखें, ये 4 है आर क्रॉस एफ, ठीक है। और ये भी आर क्रॉस एफ की जगह पे हमने वैल्यू लगाई है। अब आ जाए सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में अगर मैं इसको रेज कर दूं, अब सिर्फ आपने देखना है कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कितनी लग रही है। मैं बाकी सबको रेज कर रहा हूं, तो यहां पे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क सिर्फ बी वाली जगह पे एक्ट कर रही है। ये देखें, जैसे ये हमारे पास बीम है, स्पोर्ट है बी वाली, मैं डार्क कर देता हूँ, इसको हमने बी कहा हुआ है, ठीक है। ये इस बीम पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है और पॉइंट ए फिक्स्ड है। तो देखिए, अगर पॉइंट ए फिक्स है और बी वाली जगह पे आप फोर्स लगाएं तो बॉडी ऐसे रोटेट करेगी, विच इज एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका डिस्टेंस तो हम यहाँ से टोटली लेंगे ना, विच इज 8 मीटर। तो इसका आर आ जाएगी वैल्यू 8, और आर बी तो हमने फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड आर बी। सो नेक्स्ट इज, अब इसमें जो भी वैल्यूज है वो जस्ट आपने पुट कर देनी है। तो हमारे पास नेक्स्ट बन जाएगा 4 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ बीम। वेट ऑफ बीम इज 4410, वो हमने पहले फाइंड कर लिया था, प्लस 5.6 मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ लोड। वेट ऑफ लोड इज 2156 न्यूटन, और यहां पे 8 है, तो ये 8 इधर आके दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, इस पूरी वैल्यू से डिवाइड हो जाएगा, तो नीचे 8 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आर बी। अब इसको आप सॉल्व करें कैलकुलेटर पे, तो आपके पास आंसर आएगा
जी, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है और आर बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, आर बी इज इक्वल्स टू 3714 न्यूटन, 3714 न्यूटन। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर बी। अब हमने अप्लाई करना है, आर ए की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ बाय फर्स्ट कंडीशन, नाउ बाय फर्स्ट condition, now by first condition of equilibrium, we have sum of all the forces acting on a body should be equals to 0। तो यहाँ पे अब आप देखें कितनी फोर्सेस लग रही हैं। एक तो फोर्स लग रही है आर ए वाली जगह पे, ठीक है। दूसरी फोर्स लग रही है आर बी, और अगर आप गौर करें आर ए और आर बी अपवर्ड लग रही हैं। और एक फोर्स आपके पास लग रही है वेट ऑफ लोड, ठीक है, वेट ऑफ लोड, इसको हम लिख लेते हैं डब्ल्यू एल। और दूसरी फोर्स लग रही है वेट ऑफ बीम। अब दो के साथ मैंने माइनस साइन लिया है और दो के साथ प्लस साइन, क्योंकि आर ए एंड आर बी आर एक्टिंग अपवर्ड। अगर आप फिगर में देखें आर ए और आर बी जो एजेस पे फोर्स लग रही हैं ये अपवर्ड है, जबकि वेट दोनों का कहाँ पे एक्ट कर रहा है, वेट ऑफ लोड एंड वेट ऑफ बीम आर एक्टिंग डाउनवर्ड। तो आर ए आर बी के साथ अगर हमने प्लस साइन लिया है तो वेट्स के साथ हम क्या लेंगे, नेगेटिव साइन, बिकॉज दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब नेक्स्ट हमारे पास इन सब में बाकी सब वैल्यूज तो हमारे पास गिवन है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर ए। सो आर ए बिकम, ये दूसरी साइड पे आप इनको शिफ्ट कर देंगे तो ये हमारे पास वेट ऑफ लोड प्लस वेट ऑफ बीम माइनस आर बी आ जाएगा। नाउ आर ए इज इक्वल्स टू वेट ऑफ लोड डब्ल्यू एल, तो हमने पहले पुट किया था, वेट ऑफ लोड इज 2156 न्यूटन एंड वेट ऑफ बीम इज 4410 माइनस आर बी, तो हमने अभी फाइंड किया है 3714। इन सबको आपने कैलकुलेटर में वैल्यूज लिखनी है, तो वी गेट आर ए विच इज 2852 न्यूटन, 2852 न्यूटन। तो ये हमारे पास आर ए एक वैल्यू हमने निकालनी थी और दूसरी आर बी। तो आर ए तो हमने पहले निकाल ली, बी पहले फाइंड आउट कर ली थी विच इज 3714 न्यूटन, और दूसरी वैल्यू आर ए है, और उसके लिए हमने फर्स्ट कंडीशन अप्लाई कर ली। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो यहाँ पे हमने अपने कंडीशन क्या रखनी है कि पॉइंट ए को हमने कंसीडर किया है पिवट। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, पॉइंट ए एक्ट एज ए पिवट और फिक्स्ड पॉइंट